जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैं आपको 15 से 20 सवाल या वन लाइनर क्वेश्चंस जो है करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड कॉर्नर में कि मैंने टारगेट लिख रखा है 12 जून। जैसा कि हमें अभी पता पता है, आयोग का जो कैलेंडर एग्ज़ाम्स का है वो आ चुका है, तो हमें डेट मालूम है और उस डेट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है कि हमें 12 जून के लिए प्रिपरेशन करनी है, जो प्री है। प्री और मेंस मेंस सितंबर में है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को धार दीजिए। कैसे कैसे छोटे छोटे टारगेट्स बना के उनको अचीव कीजिए, ठीक है। रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको करंट अफेयर्स कितना पढ़ लेना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं 2 साल 3 साल 2.5 साल तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या पैटर्न को उठाकर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 1.5 साल, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आप मान के चलिए कि पिछले जो 9 महीने का करंट अफेयर्स होता है, 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स होता है, उसी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सारे उसी से आते हैं। मतलब आप मान के चलिए अगर 35 क्वेश्चन हैं तो आप उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उसी 9 महीने के 9 महीने वाले करंट अफेयर्स से ही आएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अक्टूबर से लेकर जून तक, मई के लास्ट तक ये करंट अफेयर्स करवाऊँगा और धीरे धीरे ये सारा ही आपका कवर करवा दूँगा। प्रीवियस जो मंथ्स के हैं, चाहे वो अक्टूबर से लेकर के और मई तक का जो भी आगे करंट अफेयर्स आएगा वो सारा मैं इसमें कवर करवा दूँगा। जैसे भी होगा, जितना भी होगा सारा मैं आपको कवर करवाऊँगा, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि आपको करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आज का थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। तो आपको ध्यान रखना है 12 जून का लक्ष्य निर्धारित करके चलना है, ठीक है। अभी आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर्स का डोज, वीर बाल दिवस, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन, इस दिन को जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे उनको उनका बलिदान दिवस होता है, तो इस वजह से इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये अभी 2022 में जो दिसंबर आएगा उसमें पहला इसको मनाया जाएगा। तो इसकी घोषणा की गई है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। इसके पहले याद होगा आपको जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो जिस डेट को उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, उस डेट को भाला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अब आप वो डेट मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कौन सी डेट को वो भाला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगा। आगे मिशन अमानत, मिशन अमानत ध्यान रखिएगा। ये मिशन अमानत जो है ये भारतीय रेलवे की पहल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मिशन अमानत किससे संबंधित है। ये जैसे यात्रियों के जो खोए हुए सामान हैं उनके पहचान के लिए, उनको उसके उनके एक्चुअल जो उनके मालिक हैं उनको तक पहुंचाने के लिए ये एक मिशन शुरू किया गया है, मिशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है। हेनले पासपोर्ट नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है अभी। तो उसमें इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी रैंक क्या है, तो वो 83rd रैंक पे है।
इसके पहले जो रैंक, ये रैंकिंग साल में, ये क्वार्टरली ये जारी होती है रैंकिंग, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ये है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आप जानते रहिए क्योंकि ये चेंज होता रहता है, तो आप परीक्षा में आने का बहुत कम ही चांस है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें पहला जो स्थान है किस देश के पासपोर्ट का है, तो वो जापान है पहले स्थान पे, और भारत की रैंकिंग इसमें 83rd है, ध्यान दीजिएगा, अभी लेटेस्ट ये आई है, जनवरी में ही। ठीक है। जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कोच्चि। तो जहाँ भी आप पहला वर्ड देखें वो ध्यान में रखिएगा, जल मेट्रो परियोजना पहला शहर कोच्चि, केरला में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं, एस सोमनाथ। इससे पहले के सिवान साहब थे, तो के अभी वो नए अध्यक्ष उनका स्थान लेंगे, ये एस सोमनाथ, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज जस्टिस आयशा मलिक। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता आयोग का मूड खराब हो, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। कचाई लेमन फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल हुआ है अभी मणिपुर में, तो ये कचाई लेमन फेस्टिवल, ध्यान दीजिएगा कि ये कचाई कहाँ पर हुआ है, वो आपको स्थान तो पता ही होना चाहिए। साथ में ये कचाई लेमन, ये एक नींबू है जिसको अभी इसमें जीआई टैग भी दिया गया है। ये वहाँ का फेमस नींबू है, इसलिए इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर लगाया गया? तो ये सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को जो सेना दिवस मनाया गया था, उस पे इसको लगाया गया है। ये कहाँ पे लगाया गया है? जैसलमेर, लोंगेवाला में। लोंगेवाला आपको याद होगा, लोंगेवाला से याद आ रहा होगा कि बॉर्डर फिल्म में, बॉर्डर फिल्म जो बनी है 1971 की, जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस पर एक मूवी बनी हुई है, तो लोंगेवाला का उसमें जिक्र है, लड़ाई दिखाई गई है उसमें, बॉर्डर मूवी में, देखिएगा समय मिलेगा तो ये इसके राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है वो 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज ध्वज है ये। ठीक, नेक्स्ट, क्लाइंट इनोवेशन सेंटर, ये मैसूर में आईबीएम कॉरपोरेशन ने खोला है, ध्यान रखिएगा। ये ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, अभी हाल ही में पहला संस्करण इसका हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया है, एक इंडेक्स, पहली बार ये पहला संस्करण है। तो उसमें भारत को 18वें स्थान पर रखा गया है 30 देशों में। ठीक है, पहला संस्करण है ये। अगला नेक्स्ट देखते हैं। यूएसए हाल ही में आईएसए का 101वां सदस्य देश बना है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएसए इसमें ज्वाइन हुआ है, आईएसए। आईएसए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, इसका संस्थापक देश कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, और संस्थापक देशों में अगर कहा जाए तो भारत और फ्रांस, इन दोनों ने मिल करके इसको किया है, और इसमें अभी 101 देश सदस्य देश हो गए हैं, सदस्यता ले ली है। तो जो आखिरी अभी हाल ही में लिया गया है सदस्यता, वो यूएसए द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में किस शहर का चयन किया गया हाल फिलहाल में? तो उसमें अभी श्रीनगर को चुना गया है रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में। इससे पहले भी इस सूची में भारतीय शहरों का चुनाव हो चुका है, तो आप उसको देखिएगा। मैं बताता हूँ, जैसे एक तो जयपुर है, ठीक है, अहमदाबाद है, प्लस और भी हैं, एक दो सिटीज़ हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। वाइट स्वैन मिसाइल बॉम्बर, ये क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है, वाइट स्वैन मिसाइल बॉम्बर ये किस देश का है या क्या है, इससे पूछा जा सकता है डिफेंस सेक्टर उसमें। तो ये क्या है, रूस का एक बम वर्षक विमान है,
ये एक साथ 24 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है और 34 टन भार क्षमता है इसकी, लोड कैपेसिटी जो है वो 34 टन है। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया थोड़ा सा कि क्योंकि जो यूक्रेन को लेकर के जो अमेरिका और रसिया आमने सामने हैं, तो उसी में इसका अनावरण किया गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा खास हो गया है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद, अब देखिए एक समय था जब भारत आयात करता था डिफेंस उपकरण जो है, रक्षा उपकरण जो है, ज़्यादातर अधिकतर जो है आयात पे निर्भरता बहुत अधिक थी। अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत से ही अब ये फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है, यानी कि निर्यात निर्यात भी अब शुरू हो गया है रक्षा उपकरण में। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है ये, कि निर्यात पर हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं, आयात पे निर्भरता कम हो रही है और हम अब निर्यात भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। केवड़िया, जो कि आपको पता है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है, वहीं पर है ये, तो उसका केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे नियर बाई, उसका जो है नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एकता नगर, केवड़िया रेलवे स्टेशन, एकता नगर, गुजरात में। AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ये अपने RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो इनको अभी AIIB के उपाध्यक्ष, AIIB क्या है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। तो ध्यान दीजिएगा, वो वहाँ पर उर्जित पटेल की नियुक्ति हुई है। ऐसे संस्थानों में जो जहाँ भी इंटरनेशनल में, स्पेशली इंटरनेशनल जो संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अगर किसी भारतीय की नियुक्ति होती है तो उस पर ज़रूर प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी प्रश्न जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में नियुक्ति हुई या वहाँ से उनके स्थान पर कोई और गया, तो उसको उस पर प्रश्न बना है और आगे भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उर्जित पटेल को AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। ये रतन टाटा की एक बायोग्राफी है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरियंचस हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इन्होंने गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की पहली महिला IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, इनका स्थान ले रहे हैं, ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पियरे ओलिवर, याद रखिए, पियरे ओलिवियर गोरियंचस। ठीक, अभी गीता गोपीनाथ फिर क्या हुआ इनका, तो ये उप प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर रही हैं, इसलिए ये वाला पद छोड़ के मुख्य अर्थशास्त्री वाला अब यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, तो इनके स्थान पे इनकी नियुक्ति हो रही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका, हाँ, इसका IMF का हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मेन मुख्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो मैं एक वीडियो में बना के, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 15-20 मिनट का, उसमें ये सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, पूछा जाता है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिपुरा और मणिपुर के बीच, याद रखिएगा, त्रिपुरा और मणिपुर के बीच रेलवे लाइन कनेक्शन अभी शुरुआत हुई है, तो वहाँ पर एक जनशताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया है अपने रेलवे मिनिस्टर, कौन है अभी रेलवे मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, अगरतला जिरीबाम अगरतला, ये जनशताब्दी एक्सप्रेस है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी अब ट्रेन चलने लगी हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो मणिपुर, त्रिपुरा और इन सब
के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पे 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पे आजकल ई गवर्नेंस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो ई गवर्नेंस पे ये क्वेश्चन उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हैदराबाद में हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न ऐसे बन सकता है कि 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो वो हैदराबाद में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी विधानसभा चुनाव, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है, इसको इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पिछले पिछले शायद 2020 में बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था। जब वहाँ पर बिहार में चुनाव हो रहा था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बीपीएससी में कि जो चुनाव की घोषणा हुई थी वो किस तारीख को हुई थी, किस डेट को हुई थी। तो क्या पता आयोग का दिमाग फिर जाए, इधर उधर हो जाए, तो इस तरीके के भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूपी विधानसभा का चुनाव जो है 7 चरणों में हो रहा है, 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 8 जनवरी को हुई थी। ये जो ये डेट्स की घोषणा हुई थी तो वो 8 जनवरी को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।